आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। क्या आपके मन में कहीं कोई टीस उठती है कि आप मुख्यमंत्री? लंबे समय तक कोई एक व्यक्ति एक स्थान पर एक पद पर नहीं रहता है। लेकिन अब लोकसभा चुनाव में आपको दिल्ली भेजने की तैयारी पार्टी ने की। अभी तक हम राज्य के संसाधनों से राज्य का विकास करते थे। अब राज्य और केंद्र के दोनों संसाधन मिलेंगे तो राज्य का और तेजी से विकास होगा। प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्रों में इन नियुक्तियों को लेकर लेन देन की भी बातें सामने आई। अब वो आती रहती हैं, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। तो बृजमोहन अग्रवाल जैसे कद्दावर नेता पर वास्तव में हमला हुआ था कि रायपुर एक शांत शहर है, किसी की दादागिरी, किसी की गुंडागिर्दी, माफिया राज यहाँ पर नहीं चलेगा। चुनावों की व्यस्तता के दौरान आंतरिक रूप से आपने किस तरह का महसूस किया? क्या अधूरापन लगा आपको? 13वीं भी नहीं हुई थी और उस बीच में टिकट मिल गई, तो मैं ये मानता हूँ कि शायद मुझे माताजी के आशीर्वाद से ही लोकसभा चुनाव लड़ने की प्रेरणा मिली। 8 बार के विधायक, प्रदेश के राजनीति में प्रख्यात नाम, रायपुर के अपराजित योद्धा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धर्मस्व स्कूल शिक्षा उच्च शिक्षा विभाग वर्ग के वरिष्ठ मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी की। नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़ की खास पेशकश तीखे सवाल। बिना किसी लाग लपेट के हम सीधे रूबरू होंगे माननीय मंत्री जी बृजमोहन अग्रवाल जी से। नमस्कार भैया, नमस्ते। नमस्ते। सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक निजी सवाल ये पूछना चाहूँगा मैं आपसे। क्या स्कूल के समय से ही आपने सोच रखा था कि आपको राजनीति में जाना है या फिर कुछ और बनना चाहते थे आप? हमने सोचा नहीं था कि राजनीति में जाना है, परंतु स्कूल में एक घटनाक्रम हुआ जिसमें कुछ बच्चों को कॉमर्स के टीचर ने कहा कि अगर आप ट्यूशन नहीं पढ़ेंगे तो आपको फेल कर दिया जाएगा, और वो बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़े तो उनको फेल कर दिया गया। और उसमें हमने एक आंदोलन किया। उस आंदोलन के बाद में सब बच्चों को पास किया गया और उसके बाद से बच्चे नेताजी कर कर पुकारने लगे। अच्छा। और वो एक शुरुआत थी, और उस शुरुआत के बाद में फिर लोगों का ध्यान गया, तो फिर विद्यार्थी परिषद में शामिल हो गए। उसके बाद फिर विद्यार्थी परिषद में शामिल हुए तो छात्र राजनीति में आ गए जी, और छात्र राजनीति करते करते फिर युवा मोर्चे में आ गए, और युवा मोर्चे में आने के बाद में फिर पार्टी के वरिष्ठ लोगों को लगा कि इनको राजनीति में प्रवेश लेना चाहिए। तो फिर 85 में उन्होंने कहा कि अब विद्यार्थी परिषद से बीजेपी में आ जाओ, तो बीजेपी में आ गए और उसके बाद से अनवरत ये राजनीतिक यात्रा चल रही है। मंत्री जी, बहुत लंबे समय से आप राजनीति में सक्रिय हैं, कद्दावर माने जाते हैं। पिछले 15 साल यदि कांग्रेस की बात को छोड़ें तो 15 साल भाजपा के कार्यकाल में डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद जब अभी चुनाव हुए तो उन्हें दरकिनार करके विष्णुदेव साय जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। क्या आपके मन में कहीं कोई टीस उठती है कि आप मुख्यमंत्री? परिवर्तन प्रकृति का नियम है। लंबे समय तक कोई एक व्यक्ति एक स्थान पर एक पद पर नहीं रहता है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि छत्तीसगढ़ में बहुत सालों से शुरुआत से मांग होती थी कि यहाँ पर अनुसूचित जाति का आदिवासी समाज का मुख्यमंत्री बनना चाहिए, और पार्टी ने आदिवासी समाज के विष्णुदेव साई जी को मुख्यमंत्री बनाया। और मैं अपने बारे में ये मानता हूँ कि मेरे बारे में निर्णय मुझे करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं कमल फूल से पार्टी के बैनर पर चुनाव लड़ता रहा हूँ, पार्टी ने टिकट दी है। तो मेरे बारे में, मेरे भविष्य के बारे में जो भी निर्णय करेगी वो पार्टी करेगी, और पार्टी जो भी निर्णय करती है उसको मैं सिरोधारी करता हूँ। तकरीबन 40 वर्षों से, कई दशकों से आप रायपुर में अपराजित योद्धा हैं मंत्री जी। इस बार भी आपने जीत दर्ज की और सबसे बड़े मंत्रालय का जिम्मा आपको दिया गया। लेकिन अब लोकसभा चुनाव में आपको दिल्ली भेजने की तैयारी पार्टी ने की।
तो क्या ये प्रदेश में आपकी मजबूत राजनीति को कमजोर करने जैसा निर्णय नहीं है? ये कमजोर करने जैसा निर्णय नहीं है और मजबूत करने जैसा निर्णय है कि राज्य की राजनीति से केंद्र की राजनीति में जाना, और केंद्र की राजनीति में जाने के बाद आदमी राज्य से कटता नहीं है, राज्य से और ज़्यादा जुड़ाव होता है। अभी तक हम राज्य के संसाधनों से राज्य का विकास करते थे, अब राज्य और केंद्र के दोनों संसाधन मिलेंगे तो राज्य का और तेज़ी से विकास होगा, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसमें छत्तीसगढ़ का विकास हो, छत्तीसगढ़ के लोगों का भला हो, छत्तीसगढ़ का विकास हो और छत्तीसगढ़ के लोगों की समस्याओं का समाधान हो। तो छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोगों की जो समस्याएं हैं, छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोगों के लिए जो विकास के काम हैं, वो राज्य और केंद्र से मिलकर ही पूरे हो सकते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसको मैं बखूबी निभाकर छत्तीसगढ़ और केंद्र के माध्यम से छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए और बेहतर काम कर पाएंगे। 15 साल विकास की बात आपने मंत्री जी की। प्रदेश में 15 साल भाजपा की सरकार रही। डॉक्टर रमन सिंह जी लगातार 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन पार्टी के लोग मुखर होकर यह चर्चा करते रहे कि रमन सिंह जी के समकक्ष आप एक अलग सरकार चला रहे थे। तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी से विरोध की जो बातें हैं वह खबरें मात्र है या वास्तविकता के बहुत करीब है? डॉक्टर साहब हमारे मुख्यमंत्री थे, हमारे नेता थे। मैं उनके अंडर में एक मंत्री के रूप में काम करता था, इसलिए सरकार तो मुख्यमंत्री चलाते हैं, मंत्री तो सिर्फ उनके निर्देशों का पालन करता है और अपनी सोच को अपने विभाग में इम्प्लीमेंट करता है। इसलिए लोगों का ये जो कयास है वो अलग है, क्योंकि जनता का जो प्यार है, स्नेह है, लगाव है, आशीर्वाद है, वो इतना ज़्यादा, मैं तो जो भी राजनीति करता हूँ वो जनता के दम पर करता हूँ और केंद्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से करता हूँ। इसलिए कोई आपस में विवाद की बात नहीं है। ये जो है मतभेद हो सकते हैं परंतु मनभेद नहीं होता है, क्योंकि मतभेद तो मनुष्य है तो स्वाभाविक है। परंतु जब निर्णय होता है तो उस निर्णय को स्वीकार करना हम सबका दायित्व होता है और हमेशा हमने ऐसे ही किया। आपने स्पष्ट भी किया कि केंद्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से करते हैं। विधानसभा चुनाव बीते दिनों संपन्न हुए, उस दौरान की एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं मैं मंत्री जी की। विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान बैजनाथ पारा में आपके ऊपर हमले की घटना सामने आई थी। तो बृजमोहन अग्रवाल जैसे कद्दावर नेता पर वास्तव में हमला हुआ था या ये आपकी चुनावी रणनीति का कोई हिस्सा? अब कुछ लोग सिरफिरे होते हैं और वो सोचते हैं कि हम बहुत ताकतवर हैं, तो ऐसे लोगों के मिथक को लोगों से दूर करना और उनसे सिर्फ पूरे छत्तीसगढ़ की जनता, रायपुर की जनता त्रस्त थी और इसलिए उनको सबक सिखाना जरूरी था और इसलिए रायपुर की जनता ने सबक सिखाया और छत्तीसगढ़ में 23 सालों के इतिहास को बदला और सबसे ज़्यादा वोटों से रायपुर दक्षिण को जिताया। कि रायपुर एक शांत शहर है, किसी की दादागिरी, किसी की गुंडागिर्दी, माफिया राज यहाँ पर नहीं चलेगा। अगर पूरा रायपुर शहर 11 बजे बंद होता है तो वो एरिया भी 11 बजे बंद होना चाहिए और उसको हमने इम्प्लीमेंट करके दिखाया। बिल्कुल, बहुत कम शब्दों में आपने अपने विरोधियों को जवाब भी दे दिया हमारे इंटरव्यू के माध्यम से। एक चीज़ें कुछ निखर के सामने आती है मंत्री जी कि आप रायपुर के सर्वसुलभ आसान जननेता माने जाते हैं, जिनसे सीधे तौर पे जनता मिल सकती है। बावजूद इसके इस बात की चर्चा आम जनता और कुछ कार्यकर्ताओं में भी है कि आप केवल अपने विधानसभा के लोगों का ख्याल रखते हैं और इसके अन्यत्र जो लोग हैं उन्हें केवल आश्वासन से काम चलाना पड़ता है। अगर बृजमोहन को रायपुर दक्षिण विधानसभा में लोग जितना प्यार करते हैं उतना सरगुजा में भी, उतना बस्तर में भी, उतना राजनांदगांव में भी, सब जगह के लोगों को, क्योंकि लोगों को मालूम है कि एक ऐसा दरवाज़ा है जहां पर हम जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। और वही कारण है कि आज जनता का स्नेह, प्यार और आशीर्वाद मिलता है। और पहले तो एक विधानसभा थी, अभी जब मैं लोकसभा चुनाव लड़ रहा हूँ तो 9 विधानसभा है और उन 9 विधानसभाओं का जब आप रिजल्ट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पूरे क्षेत्र की जनता कितना प्यार करती है। लोकसभा में जीत सुनिश्चित मानते हैं आप? वो तो जनता ने तय कर दिया है। तो विधानसभा की बात आई तो इससे एक जुड़ा सवाल है कि विधानसभा चुनाव के बाद जब लोकसभा में आपको टिकट दिया गया मंत्री जी, तो चुनाव प्रचार के दौरान क्षेत्र के ज़्यादातर विधायक अन्य जगहों पर काम पर लगा दिए गए
तो ये आपकी चुनावी रणनीति का कोई हिस्सा था या फिर संगठन ने उन्हें? देखिए, पार्टी तय करती है कि किस विधायक का, किस नेता का कहाँ पर क्या उपयोग है, और उसके अनुसार पार्टी उन सब का उपयोग करती है। और जब अंतिम समय था, बाकी जगह के चुनाव, जो 4 लोकसभा के चुनाव समाप्त होने के बाद, फिर सभी विधायकों को अपने अपने क्षेत्र में काम करने के लिए कहा गया और उन्होंने जी जान से कड़ी मेहनत की, और उसी का परिणाम आएगा, वो आश्चर्यजनक होगा। मंत्री जी, आपके विभाग से जुड़ा हुआ ये एक सवाल है, ये इस पर हमारी स्टडी भी बहुत अच्छी है कि शिक्षा मंत्री बनने के बाद आपने कहा था कि हम करप्ट सिस्टम को सुधार देंगे। अखबारों में लगातार ऐसी खबरें छपी कि आपके विभाग में जूनियर प्रिंसिपल्स को डीओ बना दिया गया, भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को प्रभार दिया गया, इस तरह के तमाम मसले सामने आए। यह सब आपके संज्ञान में आया ही नहीं, या फिर संज्ञान में आने के बाद भी आप अनजान बने रहे? आपकी गलत जानकारी है। पहली बार प्रिंसिपल्स को डीओ बनाया गया, ये पहली बार हुआ है। लेकिन पहले तो जो डीओ बनते थे वो कोई लेक्चरर, प्रोफेसर भी बन जाते थे। ये पहली बार हुआ है कि जो सीनियर प्रिंसिपल्स हैं, उन प्रिंसिपल्स को डीओ बनाया गया। पहली बार हुआ है कि 5,000 शिक्षकों की भर्ती की गई। पहली बार हुआ है कि 10,000 शिक्षकों को प्रमोशन दिया गया। अगर 3 महीने में इतना काम हो सकता है तो 5 साल में कितना काम होगा? मंत्री जी, लेकिन 3 महीने, अरे आप तो जो काम 5 साल में हो सकता है उसको 3 महीने में हमने करके दिखाया है। 5,000 शिक्षकों की जो भर्ती पेंडिंग पड़ी हुई थी उसको हमने भर्ती कर दिया। 10,000 शिक्षकों को हमने प्रमोशन दे दिया। प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्रों में इन नियुक्तियों को लेकर लेन देन की भी बातें सामने आई। अब वो आती रहती है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। भविष्य में कार्रवाई होगी? नहीं, कार्रवाई नहीं, अगर हमारे पास शिकायत आएगी तो कार्रवाई करेंगे। शिकायत आएगी तो कार्रवाई होगी। एक भारतीय जनता पार्टी के 15 सालों के साम्राज्य के बाद जब कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार में विपक्ष में रहते हुए लगभग सभी मंत्रियों, पूर्व मंत्रियों, भाजपा नेताओं को फर्क पड़ा, लेकिन आपका रुतबा तब भी कम नहीं हुआ। उसका कारण यह है कि ब्यूरोक्रेट्स भी जानते हैं और जनता भी जानती है और बाकी भी जानते हैं कि बृजमोहन जो काम करता है वो किसी स्वार्थ के लिए नहीं करता, वो जनता की सेवा के लिए करता है, लोगों के हित के लिए करता है। इसलिए मेरी कही हुई बातों को कोई अधिकारी टाल नहीं सकता। उनको मालूम है कि नियम के अनुसार, बृजमोहन नियम भी जानते हैं और काम भी नियम के अनुसार कराना जानते हैं। मतलब इसलिए मेरे द्वारा अगर किसी काम को बोला जाता है और वो नियम के अनुसार है तो अधिकारी की काम करने की बाध्यता होती है, नहीं तो उसको मालूम है कि वो अधिकारी भी जो है वो बचेगा नहीं। सीधे तौर पे ये है कि जो मिथक है कि भूपेश बघेल जी से आपके सामंजस्य के तौर पे ये सब चीजें थी, वह गलत हैं। गलत और सही नहीं। राजनीति में दुश्मनी नहीं होती है, संबंध होते हैं। मेरे संबंध अर्जुन जी सिंह जी से भी रहे, मेरे संबंध दिग्विजय सिंह जी से भी रहे, मेरे संबंध श्यामाचरण शुक्ल जी से भी रहे, विद्याचरण शुक्ल जी से भी रहे, मोतीलाल वोरा जी से भी रहे, अजीत जोगी जी से भी रहे। तो संबंध बड़ी चीज होती हैं और संबंधों के आधार पर ही मैं राजनीति करता हूं। मैं ये मानता हूं कि पद आज है, कल नहीं रहेगा, परंतु संबंध जीवन भर का रहेगा। और हमने मध्य प्रदेश से राजनीति की है। मध्य प्रदेश में सुंदरलाल पटवा, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, कैलाश जोशी जैसे दिग्गज मुख्यमंत्री के साथ और उनसे हमने सीखा है कि राजनीति जो है वो दुश्मनी के लिए नहीं है। राजनीति संबंधों को बनाकर जनता की सेवा करने के लिए है और उस जो हमने वहां से सीखा है उसी को हमने छत्तीसगढ़ में भी लागू किया। इन सवालों से इतर मंत्री जी, 2 पारिवारिक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। एन चुनावों का समय था, व्यस्तता आपकी ज़्यादा थी और आपके सर से आपकी माताजी का साया उठ गया। तो चुनावों की व्यस्तता के दौरान आंतरिक रूप से आपने किस तरह का महसूस किया? क्या अधूरापन लगा आपको? देखिए, मैं ये मानता हूँ शायद माताजी के देहांत और उनका 13वीं भी नहीं हुई थी और उस बीच में टिकट मिल गई, तो मैं ये मानता हूँ कि शायद मुझे माताजी के आशीर्वाद से ही लोकसभा चुनाव लड़ने की प्रेरणा मिली और इसलिए मैंने माताजी का फोटो हर स्थान पर रखकर चुनाव प्रचार में जाने से पहले उनको मैंने प्रणाम किया और उसके बाद मैं चुनाव प्रचार में गया। निश्चित रूप से नॉमिनेशन भरने जब मैं गया तो मुझे माताजी की कमी खली और मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि 8 चुनाव में हमेशा माताजी का आशीर्वाद रहा, पर मुझे लगा कि ये 9वीं बार भी जब मैं चुनाव लड़ रहा हूँ
तो माता जी के आशीर्वाद से ही लड़ रहा हूं भौतिक रूप और से ना उनकी सही। ताकत लेकर मैंने चुनाव मैदान में अपनी लड़ाई को लड़ी। मंत्री जी, सुबह से लेकर शाम तक जनता के बीच विभागीय कार्यों को लेके, संगठन के कार्यों को लेकर आप व्यस्त रहते हैं। परिवार को कितना समय दे पाते हैं, या परिवार कभी ऐसे नाराजगी जाहिर नहीं करते? अब धीरे धीरे परिवार भी इसका अभ्यस्त हो गया है और परिवार की नाराजगी झेलना इसका मैं भी अभ्यस्त हो गया हूं। परंतु अब परिवार इस बात को समझने लगा है कि एक बड़ी जिम्मेदारी है, उसको पूरा करना पहली प्राथमिकता है और हमारी प्राथमिकता सेकेंडरी है। और जब परिवार इस बात को समझने लग जाता तो मुझे लगता है काम करने में कोई दिक्कत नहीं आती, बल्कि काम करने के लिए ताकत मिलती। मंत्री जी, लोकसभा चुनाव के लगभग सारे चरण पूर्ण हो चुके हैं। 1 तारीख को चुनाव संपन्न भी हो जाएगा, 4 को नतीजे आने को है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से कितनी सीट पर जीत का आकलन है? हम 11 की 11 सीटें जीत कर आएंगे, क्योंकि पूरे देश में अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, अब की बार छत्तीसगढ़ में भी 11 की 11 सीटें ये जनता ने तय कर लिया है और इसलिए हम 11 की 11 सीटें जीत कर आएंगे। अभी आप थे रूबरू वरिष्ठ मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल जी से। इंडिया टाउन न्यूज़ की खास पेशकश तीखे सवाल में तकरीबन सभी सवालों के जवाब उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के सीधे तौर पर उनका जवाब उन्होंने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सोनी जी, धन्यवाद बहुत बहुत। क्या आपके मन में कहीं कोई टीस उठती है कि आप मुख्यमंत्री? लंबे समय तक कोई एक व्यक्ति एक स्थान पर, एक पद पर नहीं रहता है। लेकिन अब लोकसभा चुनाव में आपको दिल्ली भेजने की तैयारी पार्टी ने की। अभी तक हम राज्य के संसाधनों से राज्य का विकास करते थे, अब राज्य और केंद्र के दोनों संसाधन मिलेंगे तो राज्य का और तेजी से विकास होगा। प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्रों में इन नियुक्तियों को लेकर लेन देन की भी बातें सामने आई हैं। अब वो आती रहती हैं, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। तो बृजमोहन अग्रवाल जैसे कद्दावर नेता पर वास्तव में हमला हुआ था कि रायपुर एक शांत शहर है, किसी की दादागिरी, किसी की गुंडागिर्दी, माफिया राज यहाँ पर नहीं चलेगा। चुनावों की व्यस्तता के दौरान आंतरिक रूप से आपने किस तरह का महसूस किया? क्या अधूरापन लगा आपको? 13वीं भी नहीं हुई थी और उस बीच में टिकट मिल गई, तो मैं ये मानता हूँ कि शायद मुझे माता जी के आशीर्वाद से ही लोकसभा चुनाव लड़ने की प्रेरणा मिली।